अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर 1 में इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक 1 जो है मसला हल करने के मराहिल या प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स होते हैं इनकी हम बात करेंगे। मसले का तयन, मसले की वजाहत, मसले को समझना, मसले की हल की मनसूबाबंदी करना, मसले की हल की वजाहत करना और बेहतरीन हल का इंतखाब करना, ये 6 चीज़ें हैं टॉपिक नंबर 1 में। फिर ऑनवर्ड्स वीडियो नंबर 2 जो आएगी आगे उसमें फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे और हम फिर तरतीब से अलग अलग वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज मसला हल करने के मराहिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इंग्लिश में इसको कहेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी हम इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देयर शुड बी प्रिसाइज सेट ऑफ स्टेप्स जिसके थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपने जो ऐसे मसाइल भी हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं या हमें कोई अलहदा से उनके लिए लिखना नहीं पड़ता कि अच्छा, या सोचना नहीं पड़ता कि ये स्टेप्स ऐसे सॉल्व करने हैं। कभी ना कभी किसी वक्त में हमने उनको करना सीखा होगा। ठीक है, बचपन में आपको खाना खिलाना सिखाया गया है। अब हमें सोचना नहीं पड़ता कि खाना कैसे खाना है, हमें पता है कि अच्छा जी ये प्रोसेस है खाना खाने का, हमने रोटी किस तरह से खानी है, चावल किस तरह से खाने हैं, नूडल किस तरह से खाने हैं, हमें पता है। लेकिन हमने कभी ना कभी इसको सीखा ज़रूर होगा। तो कोई भी जो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है, उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स बना लेते हैं और फिर उन पे अमल करते रहते हैं और फिर हमें वो लगता है कि ये हमने सॉल्व कर लिया। तो कोई भी प्रॉब्लम जो डेली लाइफ में है, हम उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हमें उसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि ये पैदा क्यों हुआ है ये इशू, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह का सलूशन चाहिए। तो अब मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका बड़ा प्रिसाइज सा सलूशन हम लिख सकते हैं। आपने अगर एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप के पास एक स्टेप्स होंगे कुछ प्री डिफाइंड, आप उनको उन पे अमल करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई फार्मूला होगा, कोई इक्वेशन होगी। कुछ डेली लाइफ के ऐसे मसाइल होते हैं जिनके बारे में हमें एज इट इज़ पता नहीं होता या एग्जैक्टली पता नहीं होता कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा। फिर वहाँ पे हम ये करते हैं कि हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम माजी में जो लोगों ने उस तरह के काम किए हुए हैं उनसे हम हेल्प लेने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसे किया था तो हम भी इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। या कोई अनसीन प्रॉब्लम, जिस तरह किसी ने बल्ब वगैरह ईजाद किया था तो पहले से बल्ब मौजूद नहीं था, तो वहाँ पे बहुत सारे हिट एंड ट्रायल और अंदाज़ा लगा के काम किए होंगे। पहली दफ़ा किसी भी चीज़ को करने के लिए अंदाज़ा लगाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात हमें तस्वीरें हेल्प कर देती हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए। अगर हम उसको स्केच कर लें या उसका कोई नक्शा बना लें तो वो हमें बहुत हेल्प करता है उस मसले को हल करने में। जिस तरह अगर घर बनाना है किसी ने तो वो पहले उसका नक्शा बनाएंगे, ब्लाइंडली बनाना शुरू नहीं कर देंगे। तो तस्वीर बनाने से, नक्शा बनाने से काफ़ी हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बारे में एक बात कही थी अम, कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाता है किसी मसले को ये एक सैयारे को बचाने के लिए, तो मैं 59 मिनट उस मसले की वजाहत और उसको समझने के लिए खर्च करूंगा और फिर 1 मिनट में उसको हल करने पे लगाऊंगा। इसी तरह एक और साइंटिस्ट के बारे में मशहूर है कि अगर उसको ये कहा जाए, उसने अपने बारे में ये कहा कि अगर मुझे ये कहा जाए कि 10 मिनट में आपने एक दरख्त है उसको काटना है, तो मैं 10 में से 7 मिनट अपने कुल्हाड़े को तेज करने पे लगाऊंगा। यानी मैं प्लानिंग करने पे लगाऊंगा 7 मिनट, और 3 मिनट में फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो प्लानिंग करना और मसले को हल करने से पहले के जो काम है उन पे सोचना, ये बड़ा ज़रूरी काम है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये रिडल है राइट साइड पे। 3 हॉर्सेज हैं। ये वैसे ही दिमाग तेज करने के लिए कुछ रखी गई हैं, ब्रेन ट्रेनिंग के लिए। आई विल इनकरेज कि आप इस तरह की चीज़ों को सॉल्व किया करें। ये पेपर में भी पूछी जाती हैं। मैट्रिक के पेपर में तो खैर नहीं, शायद इस दफ़ा अनसीन क्वेश्चन आए, बट जब बड़े होंगे तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में और जॉब्स के एग्ज़ाम्स में, क्विज़ वगैरह में ये चीज़ें आती हैं। ओके, ये 3 हॉर्सेज हैं और ये कहा हुआ है कि अगर 3 हॉर्सेज को प्लस करें तो 30 बनता है। ओके, सो इट मीन्स कि ये तीनों की वैल्यू 10 होगी, 10 ईच, तो 30 बन जाएगा। और फिर ये कहा हुआ है कि 2 यूनियंस हैं, या ये कोई एक सिंबल है। प्रॉबेबली ये जो
हॉर्स के जो पाँव में लगाया जाता है वो है। तो ये दो हैं, अगर इन दो को यानी इन दो जमा दो इन चार को रखा जाए और एक हॉर्स को रखा जाए तो 18 बनता है। तो हमें पता है कि हॉर्स की जो वैल्यू है वो 10 है, तो 18 माइनस 10 8 बन जाएगा। तो इन ये चार चीज़ें हैं, तो चार चीज़ों को अगर 8 पे डिवाइड करें इक्वली तो दो आंसर आता है। तो इनमें से एक उल्टे यू की जो वैल्यू है दैट इज 2, और दो की वैल्यू 4 बन जाएगी। सो 4 प्लस 4 8 एंड 10 18। और फिर ये कहा हुआ है कि अच्छा भाई दो अगर ये यू हो, हमें इसकी वैल्यू का पता है, हमें इसकी वैल्यू का पता है कि भाई इसकी वैल्यू 4 है। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की और इसमें से दो ये शूज़ हैं, तो अगर ये दो निकाल दिए जाएँ तो दो बाकी बचता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 4 थी और दो बाकी बच गया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1। ठीक है, यानी एक शू की वैल्यू 1 है, दो शूज़ की वैल्यू 2 है, तो तभी 2 बचता है। तो अब ये आगे अनसीन क्वेश्चन ये है कि भाई एक शू है, एक हॉर्स है और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है यू के साथ, तो क्या आंसर आता है? हॉर्स का हमें पता है कि 10 वैल्यू है, उल्टे यू दो की वैल्यू क्या थी? 4 थी, तो एक की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। 2 इंटू 10, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पहले होती है तो हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। 10 इंटू 2 20, और एक शो की वैल्यू अभी हमने देखा कि 1 थी। सो 21 वुड बी द राइट आंसर ओवर देयर। आप इस तरह की रिडल्स को जरूर सॉल्व किया करें। आपको शायद पेपर में हेल्प नहीं करेंगी डायरेक्टली, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हेल्प करेंगी, आपके दिमाग को तेज कर देंगी, आईक्यू बेहतर हो जाएगा। ओके, किसी भी मसले को समझने के लिए 5 डब्ल्यूज हैं, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम कोई भी मसला जब हल करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, या हम गौर करें या ना करें, ये 5 चीज़ें हम ज़रूर उसके बारे में सॉल्व करते हैं। यानी हम इन 4-5 चीज़ों का ज़रूर पता लगाते हैं उसके बारे में। यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो आप सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि व्हाट, क्या करना है हमने इस प्रॉब्लम में। दूसरी चीज़ ये पता लगाएंगे कि हु, कौन करेगा इसको सॉल्व। जैसे अगर आप घर बना रहे हैं ना, तो व्हाट क्या होगा कि भाई हमने घर बनाना है, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। हु, कौन करेगा इसको, ठीक है, तो आप किसी कंपनी का या किसी ठेकेदार का नाम यहाँ लिखेंगे कि फलां बंदा करेगा। व्हेन, कब करना है, ठीक है, यानी कितने दिनों में करना है, ड्यूरेशन क्या है इसकी। वेयर, कहाँ बनाना है घर, तो ये आप बताएंगे। वाई, क्यों बनाना है, ये वाई बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्यों घर बना रहे हैं, तो आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए कि हम क्यों बना रहे हैं। ओके, इसी तरह से अगर ये एक छोटी सी सरगर्मी है, एक एग्जांपल है, ताकि आपको ये 5 डब्ल्यूज का पता लग जाए, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई। ओके, ये क्वेश्चन ये है कि आप का जो क्लास टीचर है वो आपसे कहता है कि ऐसे तमाम बच्चों की फहरिस्त तैयार करें जिनका नाम ए से शुरू होता है, हरफ ए से शुरू होता है। तो इसमें से अगर डब्ल्यूज को निकालना, और ये टास्क मुकम्मल करने के लिए आपके 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अच्छा, अब इसमें वट क्या होगा? वट जो क्वेश्चन है वही वट है। इन तलबा की फहरिस्त जिनका नाम ए से शुरू होता है, ये वट है। हु, कौन, किसके ऊपर काम करना है हमने, ये कौन इसको सॉल्व करेगा? तलबा ही करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एक तालिब इल्मों की एक डायरेक्टरी बनानी है, हमने ये बताना है कि अच्छा ए से इतने बच्चे हैं जिनके ए से नाम शुरू होते हैं, बी से इतने बच्चों के नाम शुरू होते हैं, सी से इतने बच्चों के नाम शुरू होते हैं, एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से व्हेन, कब करना है, इसमें टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, वो ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो 1 हफ्ते का टाइम इसमें मुकर्रर है, तो 1 हफ्ता हम लिख देंगे। कहाँ करना है? स्कूल के अंदर करना है, क्योंकि स्कूल के बारे में ही है तो स्कूल में ही करेंगे, जाहिर है। तो ये 5 डब्ल्यू सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में ले लेते हैं। ओके, अब ये एक सरगर्मी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तलबा के 2 या 3 ग्रुप बना दिए जाएं और हर ग्रुप के तलबा के नामों की 2 मुख्तलिफ फहरिस्तें फराहम की जाएं। एक फहरिस्त तलबा के रियाजी के मजमून के नंबरों पर मुश्तमिल हो, जबकि दूसरी फहरिस्त में फिजिक्स के मजामीन के नंबर हों। अगर हर ग्रुप को मदद झेल फहरिस्तें तैयार करनी है। रियाजी में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले 5% तलबा, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले 5% तलबा, यानी अगर 100 हैं तो उसमें से 5 बच्चे सिर्फ हमने निकालने हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं, यानी जो टॉप 5 हैं। तलबा जो इन दोनों मजामीन में 90% से ज़्यादा नंबर रखते हैं, इस मसला के हल के लिए 5 डब्ल्यूज की शनाख्त करें। तो 5 डब्ल्यूज क्या थे? हमें पता लग गया कि हमने रियाजी और फिजिक्स के 5 टॉप 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो निकालने हैं। तो पहला जो डब्ल्यू है दैट इज वट। वट क्या होगा, इसमें क्या करना है? तलबा की फहरिस्तें बनानी है जिनके जो रियाजी के टॉप 5 हैं और फिजिक्स के टॉप 5 हैं। कौन,
तालिब इल्म ज़ाहिर है इस काम को करेंगे। क्यों? क्यों करना है? क्योंकि हमने टॉपर्स को निकालना है, हमने उनको स्कॉलरशिप देनी होगी, या हम उनको कोई इनाम देना चाहेंगे, या उनको हम नॉमिनेट करना चाहेंगे कहीं पे, या कहीं हमने उनको भेजना होगा कंपटीशन में, वट एवर इज द रीजन इज। कब करना है? हमें इसके लिए टाइम लिखना होगा कि अच्छा भी हमें 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये काम करना है। फिर कहाँ करना है? ये स्कूल के ही बच्चे हैं, स्कूल में ही ये काम हमें दिया गया, तो स्कूल में ही हम इसको करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम 5 Ws को निकाल सकते हैं। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, ये बड़ी जो आगे अगला जो सेक्शन है पहले टॉपिक का, हल की मनसूबाबंदी करना या प्लानिंग अ सॉल्यूशन, दिस इज क्वाइट वेग टॉपिक। इसमें कोई क्लियर कट बात नहीं लिखी हुई कहीं पे। हाँ, कुछ ऑप्शंस दी हैं हमें कि कोई भी मसला हमारे सामने आए तो हम उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसकी कुछ हिकमत अमलियाँ पेश की गई हैं। पहली हिकमत अमली है कि तकसीम करें और फतह करें। तकसीम करें और फतह करें से मुराद क्या है? डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर का अ, मकसद ये होता है कि आप पहले एक बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। और हमेशा डिवाइड एंड कंकर यूज वहां पे होता है जहां हमें लग रहा हो कि भाई एक बहुत बड़ा पेचीदा सा मसला है, उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके ही सॉल्व कर सकते हैं। उसको एज इट इज सॉल्व करना खासा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने एक घर बनाना है तो आप डायरेक्टली उसको, पूरे घर को एक दफा में नहीं बना सकते। आप उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएंगे, छोटे छोटे हिस्से बनाएंगे कि अच्छा अभी पहले इस हिस्से को कर लें, पहले दीवारें कर लें, उसके बाद आप प्लस्तर कर लें, उसके बाद फिर वायरिंग का काम करवा लें, फिर सीलिंग करवा लें, उसके बाद पेंट करवा लें, उसके बाद टाइलें लगवा लें, सो ऑन। मैं ये एक रफ से तरतीब बता रहा हूँ। तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में करके फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, ये जो डिवाइड एंड कंकर है, ये एक वॉर स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि आपने अगर अपने दुश्मन को हराना है तो आप उसको पहले डिवाइड कर लें, छोटे छोटे हिस्सों में दुश्मन को आप टुकड़ों में बांट लें, उनकी आपस में लड़ाइयाँ करवा दें, और फिर उसके बाद उनको फतह कर लें। इस तरह दो बैल और एक शेर की कहानी थी कि दो बैल बहुत स्ट्रांग थे और उनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी। तो जब भी शेर हमला करता था वो दोनों मिलकर शेर को हरा देते थे। फिर ये हुआ एक दिन के, एक लोमड़ी आई शेर के पास, और शेर बड़ा परेशान था। उसने कहा जी, ये दो बैल हैं और मेरे काबू नहीं आ रहे। तो लोमड़ी ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं इन दोनों को तकसीम कर देती हूँ, उनकी आपस में लड़ाई करवा देती हूँ, फिर आप इनको एक एक करके आसानी से खा लें। तो फिर लोमड़ी ने उन दोनों को आपस में लड़ाया किसी तरीके से, उन दोनों की गलतफहमी पे आपस में एक दूसरे के दिल में डाली, और वो आपस में लड़ पड़े, और फिर शेर आया तो उसने दोनों को एक एक करके खा लिया। जब एक को खा रहा था तो दूसरे ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, वो उसको बचाने नहीं आया, और जब एक मर गया तो दूसरे को खाना तो बहुत आसान था। इसी तरह हमारे ऊपर जो बाहर से लोग आके कब्जा करते रहे हैं, अंग्रेज वगैरह, वो इसी तरीके से आके कब्जा करते रहे हैं कि वो पहले हमें तकसीम करते रहे हैं, मुख्तलिफ फिरकों में आपस में लड़ाते रहे हैं, फिर हम जो है वो हमारे ऊपर वो फतह उन्होंने हासिल की। तो ये आम तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है स्ट्रेटजी जहाँ भी कोई पेचीदा मसला हो। फिर कुछ ऐसी मसाइल होते हैं जिनको हम एज इट इज़, हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किस तरह से सॉल्व होगा, हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा लगाने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो खराबी होती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमारा हल तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता तो फिर हम उसको बेहतर करते हैं। जिस तरह हम चाय बना रहे हैं, अंदाजे से हम उसमें चीनी पत्ती डाल देंगे, और फिर अगर उसमें पी के चेक करते हैं, अगर सही नहीं बनी तो फिर हम थोड़ा सा उसमें और एडिशन या कुछ कर सकते हैं। ओके, एक्ट इट आउट ये होता है कि भाई हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता कि काम कैसे होगा, हम बस ब्लाइंडली उसको करना शुरू कर देते हैं, और करने के बाद देखते हैं अच्छा ठीक हुआ है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा से हम उस काम को कर लेते हैं। ओके, फिर नमूना या प्रोटोटाइप एक और तरीका है मसाइल को हल करने का। अब ये डिफरेंट किस्म के मसाइल के लिए डिफरेंट किस्म के तरीके हैं। प्रोटोटाइप ये होता है कि आपने अगर एक मसले को सॉल्व करना है तो आप उसको पूरे को सॉल्व ना करें पहले, उसका एक कोई एक हिस्सा सॉल्व कर लें, या उसका ओवरऑल एक ओवरव्यू सा बना लें, एक प्रोटोटाइप या एक नमूना बना लें। मिसाल के तौर पे, अगर आपने लेट से आप एक कपड़े की फैक्ट्री में जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि भाई मुझे इस डिज़ाइन के इस तरह की 1,000 शर्ट्स बना के दे दें आप। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो आपको 1,000 शर्ट्स नहीं बनाएंगे, पहले आपको एक शर्ट बना के देंगे। वो प्रोटोटाइप है, आप उसको चेक करेंगे, हाँ जी ये ठीक है, इसको पास करेंगे आप। तो उसके बाद वो फिर बाकी जो शर्ट्स हैं आपकी वो बना के आपको देंगे।
ऐसा नहीं होगा कि वो एक दफ़ा में 1000 बना के आपको दे दें और आपको 1000 वो पसंद ही ना आए, तो फिर आप वो तो बड़ा इशू बनेगा। इसलिए वो पहले एक प्रोटोटाइप आपको देते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है, एक प्रोटोटाइप एक मॉडल है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। इसमें ये करते हैं कि अच्छा आपने सॉफ्टवेयर बनवाना है तो पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना के आपको देंगे, एक प्रोटोटाइप देंगे बना के, उसका आउटलुक देंगे बना के कि ऐसा नजर आएगा बनने के बाद। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर आप इसमें कोई चेंज चाहते हैं तो अभी बता दें। तो ये प्रोटोटाइपिंग होती है। फिर अगली चीज, अगला पेज है कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम हमारा जो डाटा सेट है वो बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे आपने ये पता लगाना है कि हमारे पूरे स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 15 साल से ऊपर है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 10 से 15 के बीच में है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 से 10 के बीच में, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 से 10 के बीच या 5 साल से कम है। ओके, तो अब हम हर बच्चे को जाके एज पूछें, तो ये तरीका है। अगर लेट से आपसे कहा जाता है कि यार 10 मिनट में ये काम करके लाएं, तो आप क्या करेंगे, आप हर क्लास में जाएंगे और ये अंदाज़ा ले लेंगे, हर क्लास में जाके लेट से अगर वन क्लास है तो उसमें देख लें कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं, या दो तीन चार बच्चों को सैंपल को देख लें कि इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी एज जो है वो 4 साल है, कितने ऐसे हैं जिनकी एज 3 साल है या 4 साल है। फिर आप उसको ओवरऑल पूरी क्लास पे लागू कर सकते हैं। यानी अपने 3 बच्चों को निकाला या 5 बच्चों को निकाला आउट ऑफ 50, या अगर मल्टीपल सेक्शन हैं, लेट से 100 बच्चे हैं पहली क्लास में, तो आप उसमें से 10 बच्चों को खड़ा करके पूछ लें भाई आपकी एज कितनी है। एक कहता है मेरी 4 साल है, फिर एक कहता है मेरी 3 साल है, एक कहता है कि मेरी 5 साल है, और फिर एक कहता है कि मेरी 4 साल है। उन 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 4 साल है, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 3 साल है, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 साल है। तो आप उसको ओवरऑल पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा भाई 100 में से जो है ना वो 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज जनाब होगी 3 साल, यानी तीसरा हिस्सा है 100 10 में से, तो उसी को मल्टीप्लाई कर दें 10 से। ठीक है, और 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज होगी 4 साल, और 40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज होगी 5 साल। तो आप उसको एक छोटे सेट पे एक्सपेरिमेंट करके उसको बड़े सेट पे ले जाते हैं कि अच्छा अंदाजन ये है, ये कैंडिड सोल्यूशन होता है जो वक्त बचाने के लिए। और अगर बहुत बड़ा सैंपल सेट है तो फिर उस पर हम ये काम आसानी से कर सकते हैं एक छोटे सैंपल को लेके। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप हर क्लास में जाते हैं, 50 में से 5 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, कहीं पे 6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया किसी क्लास में, तो आप एवरेज ले लें और आप कह लें भाई हर क्लास में से ना 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो उसको ओवरऑल के ऊपर फिर अप्लाई कर दें। नीचे एक सरगर्मी है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आसान ही है कैंडिड सोल्यूशन के बारे में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, फिर आखिरी काम ये है कि आपने हर पर्सपेक्टिव से देख लिया सॉल्यूशंस को। अब उनमें से बेहतर सॉल्यूशन को हमने चूज करना है। अब बेहतर सॉल्यूशन को कैसे चूज करें? बेहतर सॉल्यूशन का को चूज करने का तरीका ये है कि आप सारे सॉल्यूशंस को देखें और उनमें से जो सॉल्यूशन कम वक्त में और कम खर्च में, दो चीजें होती हैं, एक वक्त और एक खर्चा, ठीक है, जिसमें कम टाइम लगता है और कम पैसे लगते हैं और जो बेहतरीन काम करके दे रहे हैं उसको आप उठा लें। मिसाल के तौर पे अगर आप एक वेबसाइट के ऊपर बच्चों के नाम लिखे हुए, आपका रिजल्ट आता है 22 लाहौर पे, आप बच्चों के नाम लिखे हुए और ये कहा जाता है कि भाई एक नाम ढूंढना है इन सारे बच्चों में से। लेट से मैंने एक बच्चा है उसका नाम है मोहम्मद अली, ठीक है, मैंने उसको ढूंढना है। तो अब उसको ढूंढने का तरीका क्या है? एक तो ये है कि आप 100 बच्चा अगर मौजूद है वेबसाइट पे, एक लिस्ट है बच्चों की, तो एक तरीका तो यह है कि मैं एक एक करके देखूं मोहम्मद अली कहाँ लिखा हुआ है इसमें से, ठीक है, 1 2 3 4 हर एक को अलग अलग देखूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं उसका प्रिंट निकाल लूँ, प्रिंट निकाल के उस प्रिंट में से देख लूँ, ठीक है, ये दो तरीके हैं। तीसरा तरीका ये है कि भाई मैंने मैनुअली क्यों देखना है, कंप्यूटर क्यों रखा हुआ है मैंने, मैं कंट्रोल+F करता हूँ, उसमें मोहम्मद अली लिखता हूँ, मुझे ढूंढ के खुद ला देगा ये है जी मोहम्मद अली, ये इसके नंबर है। ठीक है, तो ये कंट्रोल+F से ये सहूलत मुझे मिल जाएगी। और ये जो मैं अलग अलग देखता हूँ, तो अगर वो एक बच्चे को देखने में मेरा 1 सेकंड लगता है तो 100 बच्चों को देखने में 100 सेकंड लगेंगे अगर उसका नाम आखिर में है। ठीक है, तो जबकि कंट्रोल+F करने में शायद वो 1 सेकंड में मैं उसको ढूंढ भी लूँ, चाहे वो आखिर में हो या शुरू में हो। तो ये बेहतरीन हल होगा फिर जो नंबर 4 है। अ, तो ये हम बेहतरीन हल की तरफ फिर जाते हैं कि हमने जो जो भी हमने सोल्यूशन देखे उनमें से सबसे बेहतर सोल्यूशन कौन सा है। ओके, ये हेडिंग 1.1 थी। आगे हमने हेडिंग 1.2 पे जाना है जो फ्लो चार्ट के बारे में है। अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।